हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आधारित अपना तीसरा वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जैसा कि यदि आपने हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आधारित देखा है तो आपको अच्छे से ये तीसरा वीडियो समझ में आएगा। यदि नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है कि हमारा अन्य दोनों वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिए ताकि ये तीसरा वीडियो आसानी से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जैसा कि हमने अपने सेकंड वीडियो में मेंशन किया था कि आज यहीं तक तीसरा वीडियो जो हमारा उपस्थित होगा उसमें आप वैद्युत अपघट्य की चालकता, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको समझने में आसानी होगी। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या चीज है, आप सिंपली डिफिनीशन करेंगे तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये 2 आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसा कि NaCl ले लीजिए, NaCl का आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार का सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट मैटर कहलाता है और उसका सॉल्यूशन बना लीजिए। अब उसमें आप देखेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनने के बाद उसकी कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन की जाती है, इस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ओम्स लॉ, जैसा कि हमने पढ़ा था, ओम्स लॉ के अनुसार कूलम्ब्स लॉ, ओम्स लॉ, तमाम चीजें आपने देखा है फिजिक्स में। यहाँ हम देखे हैं V/IR होता है, ये ओम्स लॉ के अनुसार है। इसके अनुसार है ओम्स लॉ के अनुसार V/IR। यहाँ R जो होता है ये हमारा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है। अब रेजिस्टेंस को डिफाइन अगर किया जाए तो रेजिस्टेंस होता क्या चीज है, तो R प्रोपोर्शनल टू L/A। अर्थात यदि आप कोई वायर लेंगे, उसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा और उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे। कहने का मतलब तार जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो यहाँ आप इसको हटाएंगे अगर प्रोपोर्शनल चिन्ह तो नियतांक के रूप में हम रो ले लेते हैं, L/A। इसी नियतांक को हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन जहां भी अब आगे वीडियो में चर्चा आएगी रो की, उसको हम रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। तो यहाँ देखें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है। रो इक्वल R इंटू A/L, R इंटू A/L। इसके बेस पर हम इरेज करते हैं। उसके बाद देखेंगे रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बनेगी। रो इक्वल R की यूनिट ओम है, A की यूनिट मीटर स्क्वायर और L की मीटर। ये कट गया ओम इंटू मीटर, यानी रेजिस्टिविटी का
जो यूनिट आएगी ओम इंटू मीटर आएगी। इसको हम यदि डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें प्रतिरोधकता को, रेजिस्टिविटी को, इस प्रकार कहेंगे, यदि किसी वायर की लंबाई 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन यानी पार्श्वीय क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है तो उसका प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। यहाँ आप इसी प्रकार की परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद ओम इंटू मीटर इसकी यूनिट आ गई। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन समझने के पहले एक शब्द और आता है, उसको समझना है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता क्या चीज है, आप इसको समझिए। कंडक्टेंस को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। ये प्रोपोर्शनल टू होता है। आप प्रोपोर्शनल टू क्या लगाएं, ऐसे रखिए 1/r। इसकी अगर आप इकाई निकालेंगे यूनिट, तो ये हो जाएगा हमारा, r का ओम होता है ओम इनवर्स। कंडक्टेंस की यूनिट हो गई ओम इनवर्स। यहाँ r का मान आप यहाँ से लेकर रख दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा 1/ρl इंटू a, 1/ρ/a/L। तो इसको जो है, इसकी यूनिट निकालेंगे। इसी चीज को हम बोलेंगे 1/ρ को प्रतिरोधकता, 1/ρ को हम कप्पा बोलेंगे, इसको कप्पा से डिनोट करेंगे और ये बन जाएगा हमारा A/L। इसी कप्पा को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसी को कंडक्टिविटी बोलेंगे। कंडक्टिविटी जहां भी अब आगे चैप्टर में चर्चा आएगी, इसको हम कंडक्टिविटी बोलेंगे, कप्पा को। कंडक्टिविटी का आप यूनिट निकालेंगे, तो ये होगा कैपिटल G/L/A। अब इसकी यूनिट आप डिफाइन करेंगे, तो देखिए कैपिटल G का ओम इनवर्स पहले से ही था, यहाँ हमने निकाला है। L का मीटर होगा और A का मीटर स्क्वायर होगा। इसको आप कट कर देंगे तो मीटर इनवर्स ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1 मीटर बचेगा। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये रही कप्पा अर्थात कंडक्टिविटी की यूनिट। अब कंडक्टिविटी की आपको परिभाषा अगर देनी है, तो यहाँ कहेंगे, यदि किसी वायर की या किसी विद्युत अपघट्ट चालक की लंबाई 1 मीटर, विद्युत अपघट्ट चालक लंबाई में भी हो सकता है, और यदि वायर के रूप में आप लेते हैं तो कहेंगे, यदि किसी विद्युत अपघट्ट चालक की लंबाई 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन उसका 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो उसकी कंडक्टेंस होगा, जो उस वायर का कंडक्टेंस होगा, वही उसका कप्पा कहलाएगा, अर्थात कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो सेमी, इसको कप्पा की यूनिट ओम इनवर्स एम इनवर्स होती है। तो यहाँ एक चीज ध्यान दें कि इसको हम दूसरे शब्दों में साइमन भी कहते हैं, और एस कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो इस आधार पर ओम इनवर्स को हम सीमेन या साइमन बोलेंगे। सीमेन मीटर इनवर्स
एक यूनिट और बनती है जो कि आगे यूज होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको स्क्रीन पे एक सूची दिख रही होगी जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर के चालकता यानी आपको एक कप्पा यूनिट दी है, सीमेन मीटर। आप देखें सीमेन मीटर इनवर्स यूनिट दी है। जो कंडक्टर होते हैं उनकी कप्पा अर्थात कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है और जो इंसुलेटर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है और जो सेमी कंडक्टर होते हैं अर्थात अर्धचालक होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। और एक उसमें दिया है जलीय विलयन की कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। उसका तात्पर्य है कि यदि आप प्योर वाटर लेंगे, जलीय विलयन हो, विलयन आप लेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ मिलेगी। लेकिन यदि आप प्योर वाटर ले रहे हैं तो प्योर वाटर की कंडक्टिविटी बिल्कुल कम होती है अर्थात उसमें विद्युत का चालन। बुक में थोड़ी सी चर्चा की गई है कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। सुपर कंडक्टर को दोस्तों ऐसे ही समझिए कि ऐसा मैटर या ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो वो सुपर कंडक्टर कहलाएगा। या कंडक्टिविटी पूरी तरह से इनफाइनाइट हो तो ऐसा कंडक्टर जो है सुपर कंडक्टर कहलाता है। सुपर कंडक्टर जानने के बाद अब आगे हमारा बिंदु बनता है कंडक्टेंस ऑफ। कंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। किसी भी जो इंसुलेटर है या कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है उनका कंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है उसको जाने। तो पहली बात है कि नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, जो भी आप पदार्थ ले रहे हैं उसका नेचर क्या है। नंबर 2 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 3 है टेम्परेचर। इन तीनों को समझते हैं। देखिए नेचर ऑफ मैटर, कंडक्टेंस डिपेंड जो करता है नेचर ऑफ मैटर पे, ऐसा क्यों कह रहे हैं। अभी आपने देखा यदि किसी वायर की लंबाई ज्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो है वो ज्यादा होता है, नहीं अब प्रोपोर्शनल होता है। और अगर एरिया ज्यादा है, मोटा है, तो उसका कंडक्टेंस कम होता है। इसी प्रकार पदार्थ की प्रकृति बहुत कुछ कंडक्टेंस को डिनोट करती है, उसको डिसाइड करती है क्या बनेगा क्या नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मैटर से तभी पास होती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जितने अधिक होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जितनी स्पीड से करेंगे, उसका कंडक्टेंस उतना ही अधिक होगा। लेकिन यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसका कंडक्टेंस जो है घटेगा, कंडक्टेंस घटेगा। इसका तात्पर्य ऐसा है, सोचने में तो समझ में आता है कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन है कि जब किसी मैटर को या किसी एटॉम्स को आप टेम्परेचर देंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करने लगेंगे, वाइब्रेट करने के लिए, मूव नहीं वाइब्रेट करने के लिए। वाइब्रेट करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे, तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किन किन बिंदुओं पर निर्भर करती है, अगला बिंदु बनता है हमारा। तो देखें, जो वैद्युत अपघट्ट विलयन आपका बन रहा है उसकी चालकता नंबर 1 वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। वैद्युत अपघट्ट
पदार्थ की प्रकृति। नंबर 2, आयनों की अमाप और विलायक योजन। वैद्युत अपघट्ट विलयन की सांद्रता। नंबर 4, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की विलायक के साथ की सांद्रता। वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की विलायक की सांद्रता और तन्यता। नंबर 5, ताप। ये सारी चीजें हम देखें, समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को जल्दी से। वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की प्रकृति। यदि वैद्युत अपघट्ट की पदार्थ की प्रकृति आयनों को मुक्त करने की, इजिली आयन मुक्त करते हैं, तो ऐसे वैद्युत अपघट्ट पदार्थ जो विलयन बनाते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। आयनों की अमाप और विलायक योजन। आयन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के जो आयन बनते हैं, यदि आयनों की साइज, अमाप का मतलब है उसकी साइज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। आयनों की साइज यदि बड़ी होती है तो उसकी कंडक्टिविटी अत्यधिक होगी अन्य सॉल्यूशन की अपेक्षा। वैद्युत अपघट्ट विलयन की सांद्रता। वैद्युत अपघट्ट विलयन की सांद्रता का तात्पर्य है जितने अधिक आयन होंगे, वैद्युत अपघट्ट जितना गाढ़ा होगा उतने ज्यादा आयन होंगे, और जितने ज्यादा आयन होंगे उतने ज्यादा मूव करेंगे, उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी। वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की विलायक की सांद्रता और तन्यता। जो इसका तात्पर्य है कि कोई भी जो विलायक लिया जा रहा है, वैद्युत अपघट्ट जिसमें हम सोल्यूट कर रहे हैं, तो उस विलायक की श्यानता कितनी कम है कितनी ज्यादा है। श्यानता का तात्पर्य आप समझ ही रहे होंगे, विलयन कितना गाढ़ा है, तो उसकी परतों के बीच कितना फ्रिक्शन है, उसी पर डिपेंड करती है उसकी कंडक्टिविटी। अर्थात यदि आप फ्रिक्शन अर्थात श्यानता, किसी विलायक की श्यानता अत्यधिक है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि सांद्रता और श्यानता अधिक होने के कारण उसमें आयनों का मूव करना आसान हो जाता है। उसके बाद आते हैं ताप। ताप बढ़ाने से अर्थात टेम्परेचर यदि इंक्रीज किया जाएगा किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, उसकी कंडक्टिविटी बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी और बहुत अधिक हो जाएगी। अब आगे इसी वीडियो में कि मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो या कोई भी मेटल्स हो, तो उसकी कंडक्टिविटी कैसे मापी जाती है उस बिंदु को देखते हैं। देखें, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। देखिए, आयनिक सॉल्यूशन की यदि आपको कंडक्टिविटी मापना है तो एक विशेष प्रकार का हम सॉल्यूशन बनाएंगे जिसके आधार पर इसको डिफाइन करेंगे। उसके पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि अभी अभी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज, ब्रिज बोलो या सेतु बोलो, बात एक ही चीज है। देखिए, आप एक वैद्युत मीटर लेंगे जो बिजली की माप करता है, अमीटर, और उसमें एक रेजिस्टेंस लगाएंगे ये,
एक रेजिस्टेंस इधर लगाएंगे, फिर इधर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर इधर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसको लाके बैटरी से जोड़ देंगे। ये माइनस वाला हिस्सा है, प्लस वाला हिस्सा है, और यहाँ पे ये R1 है, ये रेजिस्टेंस लगा है, R2 है, R4 है, R3 है। व्हीटस्टोन सेतु में होता ये है कि R1 अपान R2 इक्वल R4 अपान R3। मान लीजिए यही आपको ज्ञात करना है, आपको नहीं पता है, तो इसमें क्या करेंगे, यदि आप किसी भी मेटल का वायर है, किसी भी मेटल का वायर है, तो आप उसको जहां जहां रेजिस्टेंस ज्ञात है, जिस मेटल का रेजिस्टेंस नहीं ज्ञात है उसको आप यहाँ ऐड कर देंगे R2 की जगह। उसके बाद जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। यदि इसमें तीन चीजें पता है तो चौथी R4 या R2 आपको पता करना है। कोई भी तीन मैटर यदि आपको पता है तो चौथा मैटर पता चल जाएगा। उसके यदि आप रेजिस्टेंस निकाल लिए, किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस निकाल लिए, तो रेजिस्टेंस निकालने के बाद एक चीज आप डिसाइड कर पाएंगे कि रेजिस्टेंस निकलेगा, रेजिस्टेंस के बाद आप रो निकालेंगे, रेजिस्टिविटी का इन्वर्स करेंगे तो आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगी, कंडक्टिविटी अर्थात काप्पा मिल जाएगी। तो ये तो काप्पा निकालने की व्हीटस्टोन स्वेत ब्रिज के अनुसार हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दें, यदि व्हीटस्टोन स्वेत ब्रिज की जगह इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसकी मेटल की जगह इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, तब उसकी कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन की जाएगी। उसको डिफाइन करने के लिए हम पहले एक बना लेते हैं। सपोज दैट एक प्रॉब्लम आती है उसमें डीसी करंट, यहाँ जैसे कि अभी हमने डीसी लगाया है, बैटरी लगी है तो डीसी करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। डीसी करंट फ्लो होने का तात्पर्य एक कंडीशन बनती है, उसके देखते हैं। एक बीकर बना लें, बीकर में आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड अगर आप लगाए हैं और इसको बैटरी से ले आके जोड़े हैं, तो यहाँ एक पे धन है एक पे ऋण है, तो जो इसमें प्लस माइनस आयन बन रहे हैं, सॉल्यूशन में जो प्लस और माइनस आयन बन रहे हैं, तो वो होगा क्या कि सॉल्यूशन के आयन, एक कंडीशन यहाँ होगी कि प्लस वाले माइनस इलेक्ट्रोड की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे और माइनस वाले प्लस इलेक्ट्रोड की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक कंडीशन आएगी, पूरा विलयन जो है संतृप्त हो जाएगा, उसमें जो है आयनों का मूव करना बंद हो जाएगा। यही कंडीशन व्हीटस्टोन स्वेत ब्रिज में होती है। यदि चारों रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, चारों रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, तो ए मीटर का जो पाठ्यांक है, जो आपका विद्युत मीटर लगा है, उसका पाठ्यांक 0 आने लगेगा, अर्थात करंट फ्लो नहीं होगी। तो वही कंडीशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में होती है कि जब प्लस माइनस चार्ज लगा है आपका, यहाँ वो डीसी करंट लगा है, तो उसमें आयनों का मूव डिफरेंस इलेक्ट्रोड की तरफ होते होते पूरी तरह से बंद हो जाता है। और यहाँ तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जब प्लस और माइनस चार्ज पे आयन इकट्ठा हो जाएंगे तो इस प्रकार से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ आप डीसी करंट यूज नहीं कर सकते हैं कंडक्टिविटी मापने के लिए। उसके बाद आते हैं, दूसरा पॉइंट है इसमें सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को आप, कोई यदि विलयन है, आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सेल बनाए हैं, तो उसको आप यहाँ व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज में नहीं लगा सकते हैं, व्हीटस्टोन सेतु में नहीं लगा सकते हैं। तो जब नहीं लगा सकते हैं तो आप सॉल्यूशन इस चीज के यहाँ एसी, डीसी की जगह आप क्या प्रयोग करेंगे, एसी यूज करेंगे कंडक्टिविटी माप करने के लिए। और सॉल्यूशन यदि विलयन है तो विलयन की समस्या को सॉल्व करने के लिए कि आप एक सेल बनाएंगे जिसको इलेक्ट्रोलाइट सेल बोलते हैं। उस सेल को यहाँ पर यूज करके उसकी कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है। तो देखते हैं
वो सेल आपका कुछ इस प्रकार से बनता है कि एक ट्यूब लेंगे ऐसी, इस ट्यूब में एक प्लेटिनम प्रतिरोध लगाएंगे, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाएंगे और एक अन्य इलेक्ट्रोड लगाएंगे किसी धातु का जो वायर से कनेक्टेड होंगे, और इनके बीच में जो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेना है उसको भर लेंगे। मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L है और इसका एरिया A है, तो आप यहाँ से इसको उठा के यहाँ ऐड कर देंगे, ये इसको उठा के यहाँ ऐड कर देंगे। वैद्युत अपघटनी सेल है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं। पुनः उसी सूत्र पर जाके जो व्हीटस्टोन सेतु के लिए हमने अभी लिखा था बोर्ड पे, तो देखते हैं R बराबर होता है रो इंटू L अपान A, रो इंटू L अपान A। तो रो इंटू L अपान A का तात्पर्य है L अपान A नहीं, A अपान L रहता है, सॉरी यहाँ पर A अपान L होगा। तो A अपान L को आप क्या लिख लेंगे, आप रो को पहले लिख लीजिए, इसको अगर उल्टा कर दीजिए तो यहाँ 1 अपान कप्पा लिख सकते हैं, 1 अपान कप्पा, और A अपान L को G स्टार लिख लीजिए। ये सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक इसलिए हमने इसको बनाया है ताकि इसको अदर जगह कई प्रकार के यहाँ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरेंगे, उसका एक डिफाइन स्थिरांक मान लिया जाएगा, उसी के बेस पर हम यहाँ निकालेंगे। तो देखते हैं कप्पा इक्वल क्या आता है हमारे पास। कप्पा इक्वल, यहाँ G देखा जाए, R कप्पा इधर चला आया, R उधर चला गया, तो ये हो गया स्टार अपान कैपिटल R। ये वैद्युत अपघटनी विलयन जो भी आपने लिया है उसकी कंडक्टिविटी यहाँ से कैलकुलेट हो गई। इस आधार पर आप शेष करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अगला टर्म है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। मोलर चालकता ऐसा है कि जैसे आप मेटल लेते हैं, यदि कोई मेटल की कंडक्टिविटी आपको डिफाइन करनी है तो उसको तो आसानी से डिफाइन हो जाएगा, चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो भी मेटल आप ले लेंगे लेकिन उसमें एटम्स जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन जो है डिफरेंस होगी। आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल इस प्रकार से घटा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जो है हर बार डिफरेंस से आएगी। तो उसको डिसाइड करने के लिए देखते हैं कि उसकी इकाई क्या बनती है। यही टर्म बना मोलर चालकता, इसीलिए मोलर चालकता को यहाँ परिभाषित करना आवश्यक है। तो आप देखें कि अभी हमने लिखा था कप्पा, कप्पा इक्वल G स्टार सेल कांस्टेंट अपान कैपिटल R, G स्टार अपान कैपिटल R कप्पा। तो आप इसकी अगर इकाई लिखेंगे तो कैपिटल G की जगह सेल कांस्टेंट है, क्या लिख सकते हैं कैपिटल G की जगह, कैपिटल। मोलर कंडक्टिविटी हम देखें तो मोलर कंडक्टिविटी मोलर चालकता, मोलर चालकता को डिफाइन करेंगे तो इसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं और कापा अपान कैपिटल C। कैपिटल C क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है, इसको हम मोल प्रति मीटर क्यूब में मापते हैं। इसकी माप सांद्रता की 4 या 5 इकाई आप पढ़े थे, तो मोल प्रति मीटर क्यूब ले लीजिए। तो आप कापा की इकाई जानते हैं पहले से ही, सीमेन मीटर इनवर्स अपान इसकी हो गई मोल
प्रति मीटर क्यूब। ये नीचे है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो देखें S मीटर इनवर्स और मीटर क्यूब अपान मोल। तो यहाँ ये घट गया तो हो गया सीमेन मीटर स्क्वायर प्रति मोल या मोल इनवर्स। तो ये रही हमारी मोलर चालकता की इकाई। एक चीज ध्यान दें, मोलर चालकता जो होती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। यहाँ ये लेमडा एम क्यों कह रहे हैं? लेमडा तो अभी आप लोगों ने देखा और सीखा होगा, पढ़े होंगे कि लेमडा इस प्रकार बनता है। और लेमडा यहाँ इसको भी लेमडा एम हम बोल रहे हैं, ये लेमडा है। तो इसका क्या चक्कर है कि लेमडा यहाँ दो तरीके से क्यों बन रहा है, ये देखिए, और ये दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इसका तात्पर्य ये है कि आप स्मॉल और कैपिटल लेटर समझते होंगे। लेमडा ग्रीक भाषा का शब्द है, तो यहाँ ये कैपिटल लेमडा है और ये स्मॉल लेमडा है, यही चक्कर है। ये फिजिक्स में हम स्मॉल लेमडा जानते हैं, और यहाँ जो हम मोलर चालकता के लिए, मोलर कंडक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, उसको हम कैपिटल एम या लेमडा, कैपिटल लेमडा या, लेकिन कैपिटल लेमडा हम ना बोल के लेमडा एम डायरेक्ट बोल रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी को। इसी बेस पे आइए कुछ क्वेश्चन इस मोलर चालकता पर आधारित आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं, जो ऑलरेडी आपके बुक में 3.4 उदाहरण में दिया गया है। एग्जाम्पल स्वरूप आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, हम अपनी बुक में देख के आपको ये सवाल सॉल्व करवाते हैं। लिखा है 0.1 मोल पर लीटर केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यहाँ देखिए क्या क्या दिया है। मोल पर लीटर यदि आपको दे रहा है तो केसीएल विलयन है मोल पर लीटर, इसकी कंसंट्रेशन C1 जो है 0.1 मोल पर लीटर, और इसका प्रतिरोध R1 जो है 100 ओम। उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल पर लीटर, C2 जो है 0.02 मोल पर लीटर, और इसका प्रतिरोध R2 दिया है 520 ओम। उसके बाद कह रहे हैं हो तो 0.02 मोल पर लीटर केसीएल विलयन की चालकता हमें ज्ञात करनी है। इसी विलयन की हमें चालकता ज्ञात करनी है, अर्थात कप्पा निकालना है। कप्पा 2 निकालना है आपको। यदि 0.1 मोल विलयन मोल पर लीटर केसीएल विलयन की चालकता आपको दी गई हो तो, अर्थात K1 जो है आपको पता है 1.29 सीमेन पर मीटर। तो देखते हैं, हमको यहाँ पे G नहीं पता है। अभी हमने लिखा था कापा इक्वल G कांस्टेंट, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट अपान कैपिटल R। तो पहले विलयन की हम, ये जो विलयन है उसकी चालकता निकालते हैं, तो सेल कांस्टेंट निकालते हैं। तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए कापा और मल्टीप्लाई R1। यहाँ कापा का मान दिया है 1.29 सीमेन मीटर इनवर्स, और R1 का मान दिया है 100 ओम। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 यानी 129, और ये ओम है, ये सीमेन है। तो सीमेन का मात्रक आप जानते हो, ये टोटल आपका बन जाएगा 1.29 मीटर इनवर्स।
या आप इसको काट दिए, सीमन को 1/रो लिखते हो ना, 1/रो का मतलब इसका मात्रक क्या है 1/ओम, ओम इनवर्स, तो ये ओम ओम कट गया, मीटर इनवर्स बचा। या इसको आप कर सकते हो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस प्रकार सेल कांस्टेंट हमको पता चल गया। तो अब K2 हमको ज्ञात करना है, R2 पता है, K2 ज्ञात करना है, R2 पता है। तो R2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, R2 ज्ञात है, K2 ज्ञात करने के लिए kappa 2 इक्वल सेल कांस्टेंट अपान R2। तो सेल कांस्टेंट कितना है अभी हमने निकाला 1.29, चाहे मीटर इनवर्स रखिए चाहे सेंटीमीटर इनवर्स रखिए। उसके बाद ये है R2 कितना है 520 ओम, 520 ओम। तो अब इसको डिवाइड करेंगे 520 ओम से, फिर जाके आपका बनेगा, एक चीज देखिए, एमकेएस पद्धति में ओम मात्रक है तो यहाँ मीटर इनवर्स रखेंगे, इसको हटा देते हैं सेंटीमीटर वाला। तो ये हमारा बनेगा कैलकुलेट करने पे, डिवीजन करने पे 0.248 सीमेन मीटर इनवर्स। अब इसको देखते हैं आगे, कापा 2 निकल आया, सेल स्थिरांक निकल आया। अब हमको मोलर चालकता फाइंड करनी है। तो सेल की मोलर चालकता आप इस प्रकार निकाल लीजिए, डेल्टा M बराबर कापा अपान C। तो कापा अभी हमने क्या निकाला 248। यहाँ देख लें कि C2 जो है मोल पर लीटर में दिया है, लेकिन जब आप मोलर चालकता निकालते हो तो वहां कंसंट्रेशन मोल प्रति लीटर में रखे थे, आप मोल प्रति मीटर क्यूब में रखे थे, मोल प्रति मीटर क्यूब में। तो मोल प्रति मीटर क्यूब को चेंज करने के लिए दो फार्मूले हैं, आप उसको ध्यान रखिए। 1 लीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर होता है और 1 लीटर बराबर 10 पावर 3 सेंटीमीटर होता है। यानी आप लीटर को मीटर चेंज करेंगे और लीटर को सेंटीमीटर, तो इस प्रकार के फार्मूले यूज होंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन है मोल प्रति लीटर में, लीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसको हम देखते हैं आगे, 10 पावर -3 अपान 20, जो यहाँ 0.02 था, इसको हम 20 मोल पर मीटर क्यूब लिखेंगे, या पर मीटर लिखे मीटर क्यूब, और इसका मात्रक जो है ऊपर वाले का सीमेन मीटर इनवर्स होगा। अब इसको हल करते हैं तो ये मीटर से मीटर कट गया। सीमेन का मात्रक आप जानते हैं 1/ओम होता है, तो आप सीमेन पड़ा रहने दीजिए, इसको ऊपर उठा ले जाइए और इससे डिवीजन करने के बाद मिलेगा हमारा 124 इंटू 10 पावर -4 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये रही हमारी मोलर चालकता। मोलर चालकता के बाद हमको निकालना है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है अब देखते हैं आगे। मोलर चालकता पूरी तरह से यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दिया है इस सवाल में। इसी प्रकार के कई प्रश्न आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिए हैं, आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। अगला बिंदु है हमारा वेरिएशन ऑफ कापा एंड मोलर चालकता, कापा एंड मोलर चालकता विथ रिस्पेक्ट टू concentration।
हिंदी में कहेंगे मोलर चालकता और चालकता में सांद्रता के साथ परिवर्तन। अभी हमने पढ़ा कि लेम्डा इक्वल कापा अपान सी। सी क्या है? जो सॉल्यूशन लिया गया है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, कितने मोल हैं। आप इस ऐसे समझिए इसको, जैसे आपने एक बीकर लिया, इसमें कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिए हैं। सॉल्यूशन में जो भी आप कर रखे हैं, मान लीजिए 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। और यदि आप विलयन को डाइल्यूट कर दीजिए, यहाँ 2 लीटर ले लीजिए, तो 1 मोल ही जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता 1 मोल ही होगी। तो इससे क्या होगा, इसमें हम इस बात को नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वॉल्यूम तो बढ़ गया है लेकिन सांद्रता हमारी स्थिर है। वॉल्यूम बढ़ गया है लेकिन सांद्रता स्थिर है। पंखा बंद कर क्या हुआ यार। तो इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि कापा जो चालकता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, वो कम हो जा रही है। क्योंकि आप समझिए ऐसे धन आयन ऋण आयन इसमें है, तो जब उसके डाइल्यूशन सॉल्यूशन का डाइल्यूट कर दिया गया तो उसमें आयतन ज्यादा हो गया विलायक का। जब आयतन ज्यादा हो गया तो ये तो 1 मोल ही है सांद्रता वाले जो आयन है, तो उसमें क्या होगा, वैद्युत चालकता घट जाएगी। ये जो चालकता है हमारी घट जाएगी, मतलब कापा घटेगा। उसके बाद ये देखते हैं कि इसी फार्मूले से लेम्डा m इक्वल कापा अपान सी, सांद्रता को हम लिख सकते हैं 1 मोल प्रति लीटर। वॉल्यूम है, आयतन है, 1 मोल प्रति लीटर। तो इसको हो जाएगा कापा अपान 1 इंटू वी, अर्थात जो हमारा फार्मूला जाके बन रहा है लेम्डा m इक्वल कापा इंटू वी। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि यदि आप किसी विलयन की सांद्रता वही स्थिर रख के आयतन बढ़ाते हैं तो उसकी मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात आप मोलर चालकता जब विलयन के आयतन बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी और चालकता घट जाएगी कापा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ऐसे इसको मत समझिए, नहीं समझ में आता है तो सिंपली ये समझिए कि अगर धन आयन ऋण आयन है इसी विलयन में, धन आयन और ऋण आयन, तो और आप आयतन बढ़ाते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इलेक्ट्रोडों पर धन इलेक्ट्रोड की तरफ ऋण आयन भागेंगे और ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ धन आयन भागेंगे। तो जब आयतन कम होगा तो उनको मूव करने में थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि विलयन की सांद्रता अधिक है, उसमें वो कई लेयर को काट के जा रहे हैं। लेकिन जब आयतन बढ़ जाएगा तो बड़ी आसानी से वो इलेक्ट्रोडों की तरफ मूव कर पाएंगे। तो उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मोलर चालकता, जब तेजी से मूव करेंगे आयन तो मोलर चालकता ग्रोथ हो जाएगी। तो इसी कारण हम यहाँ बोल रहे हैं कि मोलर चालकता बढ़ेगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, क्या हम विलयन का आयतन बढ़ाते जाएं और उसकी मोलर चालकता बढ़ती जाएगी? नहीं, एक ऐसी स्थिति आएगी जब मोलर चालकता स्थिर हो जाएगी। सपोज दैट आपने यही 2 लीटर विलयन में 1 मोल किया, अभी इसी को 1000 लीटर विलयन कर दीजिए तो क्या मोलर चालकता
और ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? नहीं, क्योंकि 1000 लीटर में 1 मोल 0 मोल के बराबर दिखेगा, क्योंकि उसकी सांद्रता ना के बराबर दिखेगी। तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। ये जो हमने लिखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एक लिमिट होती है, उससे अधिक नहीं बढ़ सकती। यानी 2 लीटर आप कर रहे हैं तो बढ़ रही है, 4 कर रहे हैं तो बढ़ रही है, 6 कर रहे हैं तो बढ़ रही है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप 1000 कर डालें तब भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती ही जाएगी। तो इसी स्थिति को डिसाइड करने के लिए 2 परिस्थितियां बनती हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो आइए आगे देखते हैं। इरेज कर लें इसको इरेज करने के बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की यदि कंसंट्रेशन आप स्थिर रख के उसका वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मोलर चालकता बढ़ती ही चली जाए। मोलर चालकता में कुछ डिफरेंस भी बनता जाएगा। देखें इस प्रकार, मोलर चालकता जब एक ऐसी कंडीशन आएगी, आयतन बढ़ाते बढ़ाते स्थिर हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा m नॉट से। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए डिफरेंस होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, प्रबल वैद्युत अपघट्य। यहाँ देखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसके लिए आपको जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ क्या डिनोट किए हैं? सांद्रता और मोल पर लीटर में इसकी इकाई है, और यहाँ लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी है। और इसको जब आप देखिए ग्राफ जो बनता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए, ये सांद्रता आप यहाँ है, सांद्रता आप बढ़ा रहे हैं। तो एक बार मान लीजिए आपने यहाँ रखा है, तो सांद्रता के साथ मोलर चालकता बढ़ेगी। फिर आप सांद्रता आप चाहे जितना बढ़ाएंगे वो घट के एक कंडीशन बनेगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको आप मिला दीजिए, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। और सीधी रेखा को आप पीछे बढ़ाएंगे तो जहाँ ये वाई एक्सिस को काटेगा वही इसकी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इसके लिए आप समीकरण अगर देखें तो सीधी रेखा प्राप्त हुई हमें। सीधी रेखा का समीकरण क्या होता है? y इक्वल mx प्लस सी। तो m क्या है? रेखा का ढाल होता है, x अक्ष है, और c जो है, जो इंटरसेप्ट बोलेंगे या अंतःखंड, जो y अक्ष पे अंतःखंड कटा है वो चीज है। तो y अक्ष पे हमने लिखा है लैम्डा n मोलर कंडक्टिविटी। m क्या है? m आप मान लीजिए जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया गया है, आप मान लीजिए यहाँ m ढाल रेखा का a है, उसको अभी हम आगे बताते हैं, प्लस c जो है रूट c में प्राप्त हो रहा है। जो हमारी ये चालकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, वो रूट c है। तो रूट c, अब देखिए यहाँ a क्या डिनोट करता है? आपको ये भी पता है, ये भी पता है, रूट c नहीं पता है। रूट c जो है ये चीज, आप यहाँ लैम्डा m y वाला लिए हैं, रूट c ये है, और ये x अक्ष वाले x नहीं, ये एक चीज मिस्टेक हो रहा है, x अक्ष पे आप रूट c लिखेंगे, और ये y वाला जो है, y पे ये अंतःखंड कितना कटा है, ये चीज ही डिस्टेंस बन रही है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन रही है। तो इसको हम बनाएंगे इस प्रकार से। तो अब देख लें
कि ए क्या होता है। मान लीजिए हम NaCl ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है हमारा, उसमें जो हमने पदार्थ घोला है वो NaCl का है। तो यदि इसको हम घोलेंगे तो जो आयन मिलेंगे हमें किस रूप में मिलेंगे, एक सोडियम आयन मिलेगा, एक क्लोराइड आयन। तो इसको आप कह सकते हैं 1,1 टाइप का। और MgCl2 आप मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, तो ये कितने का है, ये मैग्नीशियम 2 आयन मिलेंगे और क्लोराइड का 1 आयन मिलेगा, तो 2,1 टाइप का है। इसी प्रकार आप KCl लेंगे या पोटेशियम क्लोराइड KCl लेंगे तो फिर ये 1,1 का मिलेगा। तो ये जो बताता है ए, कैपिटल ए यहाँ पर समीकरण में, ये दर्शाता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट मैटर लिया गया है वो किस टाइप का है, उसी को डिनोट करता है कैपिटल ए। तो आगे रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए आप देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या होता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के साथ। दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसमें ध्यान दीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसका तात्पर्य है जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, विलयन जब बनाते हैं तो दुर्बल उन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि पूरी तरह से वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, विलयन में पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं होते हैं, पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य या वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब वो पूरी तरह से घुल नहीं रहे हैं और आप विलयन को डाइल्यूट कर रहे हो, तनु कर रहे हो, तो मोलर चालकता घटेगी या बढ़ेगी, इसका डिसाइड करने के लिए आइए देखते हैं पहले एक चीज कि आप मान लीजिए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन देता है। तो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनता है। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, तो इसमें क्या जानेंगे कि यदि यहाँ ये 1 मोल है तो कोई मान लीजिए ये जब टूटा तो कोई जरूरी नहीं है कि आधा आधा टूटेगा, या ये 1 मोल है तो ये 0.0 मोल में टूटेंगे। मतलब जितना ये मान लीजिए ये 3 मोल टूटा है तो कोई जरूरी नहीं है 3 मोल ही हो, ये 3 मोल है तो ये 2 मोल भी हो सकता है, 1 मोल भी हो सकता है, 4 मोल भी हो सकता है, दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो ये बात यहाँ यही स्पष्ट करती है। इसको एक चीज आप समझिए, जब आप तनु करेंगे तो इसकी डिसोबिलिटी बढ़ेगी, मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो और ज्यादा घुलनशील बनेंगे विलयन में। लेकिन इसका निर्धारण किस सिद्धांत से होता है? अब आप कहेंगे, अभी तो आप कह रहे थे पूरा घुलता नहीं है और उसके बाद बता रहे हो कि घुल भी जाता है जब तनु करेंगे। तो इसको समझने के लिए आप पिछली कक्षा में आपने 11 में पढ़ा होगा ओस्टवाल्ड तन्यता का सिद्धांत, ओस्टवाल्ड्स लॉ। आप संक्षेप में मैं यहाँ बताने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। एक मान लीजिए 1 मोल है, ये 0 और 0 हैं अभी विलयन में स्टार्टिंग में। जब इसको आप किसी विलायक में घोल रहे हैं तो ये अल्फा निकल जा रहा है, अल्फा घुल रहा है, पूरी तरह से नहीं, अल्फा घुल रहा है। तो यहाँ क्या होगा, ये भी जो है अल्फा हो जाएगा और ये भी अल्फा। तो आप इसका अगर Ka निकालेंगे, Kc निकालेंगे, साम्य स्थिरांक, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रही है, तो इसका अगर साम्य स्थिरांक निकालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अपॉन 1 - अल्फा
स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब देखिए ये ऊपर वाला बन जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये रहा केसी हमारा साम्य स्थिरांक। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब ये साम्य स्थिरांक बढ़ेगा, जब ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, विपरीत है ना, उल्टा है। तो इसको देखने के लिए आगे चलते हैं, हम इसको इरेज कर लें। उसके बाद देखेंगे कि जब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, देख रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डाइल्यूट करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है। यहाँ सॉरी एक चीज नहीं रहेगा, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, नीचे वाले में डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं रहेगा। तो उसके बाद देखते हैं जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है अर्थात सॉल्यूशन में आयनों की संख्या बढ़ रही है, तो जब सॉल्यूशन में आयनों की संख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ना चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनको भी आप डाइल्यूट करेंगे, सॉल्यूशन उनका डाइल्यूट करेंगे, तब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। तो उसको देखते हैं, यहीं से हम इसको डिसाइड कर लें। मान लीजिए अभी हमने 1 मोल पे दिखाया आपको, ये जो हमने दिखाया है कितने पे है, 1 मोल पे है। अब इसी को अगर आप बढ़ाते जाइए 2 मोल 4 मोल 10 मोल 1000 मोल ले लीजिए, कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है विलेन की। तो आप मान लीजिए इसको हम सी लेते हैं, इसको सी लेते हैं, सी कंसंट्रेशन, तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, सी अल्फा डिसोसिएशन हुआ, सी अल्फा डिसोसिएशन। तो अब के सी क्या बनेगा आपका, यही अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान ये सी और 1 माइनस अल्फा, सी सी कट गया तो बच गया आपका सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। एक चीज देखें, यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है आपका ये बहुत कम है, बहुत कम है, किसकी अपेक्षा, 1 की अपेक्षा, शॉर्टर देन 1, देन आपको ये समीकरण जो मिलेगा केसी इक्वल, ये बन जाएगा आपका सी अल्फा स्क्वायर। ये पूरा कम हो गया तो 1 में से 1 गए, कोई मतलब ही नहीं है। आप इसको 1 मान लीजिए, 0 मान लेंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो खत्म हो गया। अब यहाँ केसी जो हमारा बन रहा है ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल केसी अपान कैपिटल सी। तो अल्फा की जगह हो जाएगा अंडर रूट केसी अपान कैपिटल सी। तो आप इस समीकरण को देख के इस बात का स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं, ये ओस्टवाल्ड का तंत्र का नियम है कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिग्री ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा। तो इस प्रकार से डिसाइड हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की डाइल्यूट करने पे उसकी जो है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब देखिए इसका हम ग्राफ देखते हैं, इसको इरेज करने के बाद ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। इसका ग्राफ लगभग दोनों का सेम है, क्योंकि स्ट्रांग और वीक में आप दोनों को देख रहे हैं बढ़ रही हैं, उसकी मोलर कंडक्टिविटी दोनों में बढ़ रही है। तो इसमें जो बढ़ेगा इस प्रकार बनेगा। अभी हमने इस प्रकार बनाया था, इसकी यूनिट हमने लिखी थी मोल प्रति लीटर, और ये हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई है मोल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। और देखते हैं जब ये बढ़ाते चले जाएं आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो इस प्रकार आपको ग्राफ प्राप्त होगा, ऐसे यूं बढ़ेगा। यहाँ आप कहीं भी आप इसको मिलाएंगे अगर इसके सीध में, तो यही इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बनेगी।
ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है। आपने अभी एसिटिक एसिड लिया था CH3COOH। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ग्राफ में आप देख रहे हैं बढ़ती तो है दोनों की, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा यू आकार की लाइन प्राप्त हो, एल आकार की लाइन प्राप्त होती है, और बढ़ता दोनों का है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहां पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। अब इसको इरेज करते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण नियम है कोलराउस लॉ, उसको देखते हैं। कोलराउस एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया तो पाया गया, कोलराउस लॉ देखें। इन्होंने देखा कि जब आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं NaCl की, और पोटेशियम क्लोराइड की, तो इसका जो डिफरेंस आता है, अगर आप ये क्लोराइड आयन की जगह कोई और आयन लीजिए, मान लीजिए ब्रोमीन ले रहे हैं, आयोडीन ले रहे हैं, तब भी सेम ही आएगा। इसके इक्वल अगर आप ले रहे हैं इस प्रकार से NaBr माइनस NaKBr, अब इसी को आप इस प्रकार भी ले सकते हैं, NaI पोटेशियम हाइड्रेट। तो ये देखिए, इन्होंने देखा कि यदि आप इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस चेंज कर रहे हैं तब भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, सारी चीजें एक दूसरे के बराबर आ रही हैं। तो इन्होंने देखा कि आप जब विलयन को डाइल्यूट करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो स्वतंत्र आयन हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के आयन बन रहे हैं, उनकी मोलर कंडक्टिविटी उन्हीं आयनों के योग के बराबर होगी, ये कोलराउस ने बताया। तो कोलराउस लॉ के अनुसार आप देखिए स्वतंत्र अधिगमन करते हैं। इन्होंने कहा जैसे आपने NaCl लिया था, तो टोटल NaCl की जो है कोलराउस लॉ के अनुसार जो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, वो अलग अलग आयनों की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगी। सोडियम आयन और योग के बराबर होगी क्लोराइड आयन। कोलराउस लॉ यही बात स्पष्ट करते हैं कि स्वतंत्र अधिगमन करते हैं, अर्थात जो वैद्युत अपघट्य है उसके आयन डाइल्यूट करने पर स्वतंत्र अधिगमन करते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कोलराउस लॉ किस संबंध में है, प्रबल वैद्युत अपघट्य के संबंध में है। अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए था, आगे चलते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए देखते हैं। ये प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए था कोलराउस लॉ। दुर्बल वैद्युत अपघट्य में क्या होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अभी आपने देखा, वो मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के अनुपात के बराबर होती है। मोलर कंडक्टिविटी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है उसके घुलने का जो मात्रा है वो मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के अनुपात के बराबर होती है। तो अभी हमने केसी क्या लिखा था, सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, ये लिखे थे ना। तो आप इसको ये अल्फा का मान उसकी जगह रख दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। कैपिटल सी अल्फा की जगह हम रखेंगे लेमडा एम अपान लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपान 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आगे देखें तो बन जाएगा हमारा सी अपान लेमडा एम, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी अपान लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये कट गया और बन गया हमारा Kc इक्वल सी अपान लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी। ये रहा कोलराउस लॉ दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए। अब इस पर आधारित कुछ सवाल हल कर लें जो आपके एनसीईआरटी पैटर्न में। अब इसी पर आधारित कोलराउस नियम पर आधारित एक सवाल देखते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है और आपको स्क्रीन पर दिख रही है सवाल। देखें, हम अपनी एनसीईआरटी बुक से लिख लेते हैं। लिखा गया है 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 इंटू 10 पावर -5 सीमेन पर सेंटीमीटर है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मान 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है तो इसके वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो देखें यहाँ दिया क्या क्या है आपको, काप्पा दिया है, काप्पा दिया गया है 4.95, चालकता दी है 95 इंटू 10 पावर 5 -5 सीमेन पर सेंटीमीटर। उसके बाद सांद्रता दी गई है, एसिटिक अम्ल विलयन की सांद्रता 0.001028 मोल पर लीटर। यदि एसिटिक अम्ल की मोलर कंडक्टिविटी आपको दी गई है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो इसके वियोजन स्थिरांक की गणना करनी है। वियोजन स्थिरांक अर्थात आप अभी जो केसी वाला फार्मूला देखे थे उसकी गणना करनी है। तो आप जानते हो केसी तभी प्राप्त होगा जब आपको मोलर चालकता पता होगी। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है, आपको मोलर कंडक्टिविटी पता करने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा कापा अपान सी, जो कि पीछे हमने देखा था। इसको लिखेंगे 4.95 इंटू 10 पावर -5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स अपान कैपिटल सी 0.001028 मोल पर लीटर। इसको आप डिवीजन कर देंगे तो आंसर हमारा मिलेगा 4815 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स पर मोल कहिए। अब ये जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल गई तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्राप्त है तो यहाँ से वियोजन
स्थिरांक डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात कर लेंगे। तो अभी हमने देखा मोलर कंडक्टिविटी अपान लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसकी जगह आप सबका मान रख देंगे तो 48.15 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल अपान लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मान यहाँ दिया गया है 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसके इक्वल आपको कैलकुलेट करेंगे डिवीजन करने के बाद तो आपको प्राप्त होगा 0.1233। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान। उसके बाद आप के निकालना है केसी वियोजन स्थिरांक। तो केसी बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, ये फार्मूला था हमारा। इसको देख लें, कैपिटल सी का मान दिया है 0.001028 और अल्फा का मान दिया गया है 0.1233 अपान 1 माइनस अल्फा का मान दिया गया है 0.1233। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला नीचे 1 में से माइनस करके हल कर देंगे, इसको स्क्वायर कर दें तो आपका टोटल प्राप्त होगा 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। तो ये रहा वियोजन स्थिरांक आपका संबंधित विलयन का। तो इस प्रकार आप इन सवालों पर, इन सूत्रों पर तमाम क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको हम बैटरी और सेल में होने वाली तमाम रिएक्शन और उनके निर्माण पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है विजन विथ राज, जिस पर हम आपको तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराते रहते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि लॉकडाउन के समय उनकी इंटरमीडिएट परीक्षा से संबंधित तैयारी बाधित ना हो सके। यदि आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि समझ में आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे।